स्वागत है दोस्तों आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? जो चंपा है वो इनमें से किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन दिया है मगध, वज्जी, कौशल, अंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग, ऑप्शन डी अंग। ये जो चंपा थी वो अंग महाजनपद की राजधानी थी। बात करें मगध की, तो मगध किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये थी गिरिव्रज की। ये थी गिरिव्रज की। बात करें कौशल की, तो ये किसकी थी? तो ये थी श्रावस्ती महाजनपद की राजधानी। श्रावस्ती महाजनपद की राजधानी थी। बात करें वज्जी की, तो वज्जी क्या था? ये वही था, ये 8 राज्यों का समूह था। 8 राज्यों का एक समूह था, या फिर 8 राज्यों का संघ था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जो द्वितीय बौद्ध समिति है उसका आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या काशी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली में, यानी ऑप्शन बी वैशाली में। एक किसके शासनकाल में हुआ था? तो हुआ था शासनकाल में, यानी शिशुनाग के। शिशुनाग के शासनकाल में। शिशुनाग के शासनकाल में। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 383 ईस्वी में। 383 ईस्वा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में। शिशुनाग वंश के शिशुनाग वंश के शासनकाल में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो सेल्यूकस निकोटर के कब पराजित किया? तो क्या था? 305 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 305 ईसा पूर्व में। इस युद्ध का वर्णन किसने किया? तो एक था यूनानी विद्वानी, यानी इसका वर्णन, इस युद्ध का वर्णन किसने किया था? तो एक था यूनानी विद्वान। यूनानी विद्वान था, यानी जिसका नाम था एपियानस। जिसका नाम था एपियानस। जिसका नाम था एपियानस। एपियानस, यानी एपियानस नाम का एक यूनानी विद्वान था जिसने अपने ग्रंथ में इसका वर्णन किया है। चलिए बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की शादी किससे हुई थी? तो सेल्यूकस निकेटर की क्या थी? पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना। इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा हेलेना, जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रब तक अभिलेख में नहीं है? इनमें से किसका उल्लेख कनिष्क के रब तक अभिलेख में नहीं है? श्रावस्ती के, कौशाम्बी के, पाटलिपुत्र के या फिर चंपा के? तो इसका सही आंसर आ जाएगा श्रावस्ती, यानी ऑप्शन ए श्रावस्ती। यानी श्रावस्ती का उल्लेख कनिष्क के रब तक अभिलेख में नहीं है। यह अभिलेख कब खोजा गया था? यानी जो कनिष्क का रब तक अभिलेख है ये कब खोजा गया था? तो ये खोजा गया था 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में कहाँ पर खोजा गया था? तो वर्तमान अफगानिस्तान में, यानी अफगानिस्तान में खोजा गया था। अफगानिस्तान में। इसके अलावा जो इसके रब तक अभिलेख है उसमें कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का उल्लेख मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का शायक कहा है? इनमें से किस सुल्तान ने जो गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर जो शिलालेख हैं उसमें अपने आप को खिलाफा का खलीफा का शायक कहा है? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर जहांगीर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन, यानी ऑप्शन ए बलबन। बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का शायक बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे?
निम्न में से जो ख्वाजा मुइनुद्दीन है वो किसके शिष्य थे? अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा अबू यूसुफ, ख्वाजा उस्मान हारूनी या फिर ख्वाजा महदूद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख्वाजा उस्मान हारूनी, यानी ऑप्शन सी ख्वाजा उस्मान हारूनी के ये शिष्य थे। कौन? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। चलो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में लिखित हिंदी में अच्छा, यहाँ पर होगा निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? यानी इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन बी एनी बेसेंट। ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1917 में, 1917 ईस्वी में। बात करें ये क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। बात करें सरोजिनी नायडू की, तो ये क्या थी? ये थी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ये थी कांग्रेस की कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, भूपेश चंद्र बनर्जी या फिर तेज बहादुर सप्रू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका कहीं कहीं आता है डब्ल्यू सी बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता में, बम्बई में। कहाँ पे? बम्बई में। बम्बई में एक विश्वविद्यालय था, उस विश्वविद्यालय का नाम क्या था? गोकुलदास गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। गोकुलदास गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय। वहीं पे एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता अध्यक्षता इन्होंने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे? पांडुलेखन को प्रारूप समिति बोला जाता है। प्रारूप समिति, यानी पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे या फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इसे हम इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इसे इंडिया हाउस, इसका दूसरा नाम है इंडिया हाउस। दूसरा नाम हो जाएगा इंडिया हाउस। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1905 ईस्वी, यानी ऑप्शन डी 1905 ईस्वी में। कहाँ पर की गई थी? तो की गई थी लंदन में। कहाँ पर? लंदन में। किसने की थी? तो की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इसकी स्थापना की थी। इसे इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इंडिया हाउस। इसका उद्देश्य क्या था? स्वराज को प्राप्त करना। इंडियन होम रूल सोसाइटी का उद्देश्य था स्वराज को प्राप्त करना। इसका उद्देश्य हो जाएगा स्वराज को प्राप्त करना, स्वराज को प्राप्त करना, स्वराज को प्राप्त करना। यहीं से एक क्या थी? एक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। यहीं से एक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ।
उस समाचार पत्र का नाम था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। द इंडियन द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजिस्ट। चलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वारस था? इनमें से कौन जो था यहूदी वारस था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड रीडिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लॉर्ड रीडिंग। ये भारत के एकमात्र यहूदी वारस थे। कब थे? ये थे 1921 से 1926 ईस्वी तक। ये थे यहूदी वारस, यहूदी यहूदी क्या थे? वायसराय थे। बात करें उसके पहले क्या थे, तो ये थे इंग्लैंड के चीफ जस्टिस, यानी इंग्लैंड के क्या थे? चीफ जस्टिस से। चीफ जस्टिस कब थे? ये थे 1913 से 1921 तक। 1913 से 1921 तक। चलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल बटन को दबाना ना भूलें। क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1930 में, 1931 में, 1932 में या फिर 1933 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वो 1930 में आयोजित किया गया था। इस गोलमेज सम्मेलन में 89 भारतीय ने भाग लिया था। इसमें इसमें भाग लेने वाले कितने व्यक्ति थे? 89 भाग लेने वाले भारतीय कितने थे? 89 थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा? यानी किसने भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? आगा खां या एम जिन्ना, लियाकत अली खां या फिर मोहम्मद इकबाल ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल यानी ऑप्शन डी। मोहम्मद इकबाल ने भारत में सर्वप्रथम एक अलग मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार यानी 1946 में वित्त मंत्री था? इनमें से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार उसमें वित्त मंत्री था? फजलुल अली, फजलुल अली, फजलुल हक, लियाकत अली खां, खिलजी हयात खां या फिर चल लियाकत अली खां? दो दो बता दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लियाकत अली खां। जो लियाकत अली खां थे वो नेहरू की अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री नियुक्त किए गए थे। इसमें जो मुस्लिम लीग थी उसके 5 सदस्य थे। उस टाइम पे मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? तो 5 सदस्य थे। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य थे। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य थे। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम, जो पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, इसके लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू या फिर मोहम्मद हामिद अंसारी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये क्या थे? ये स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। यानी ये जो थे स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी या फिर कृष्णा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी यानी ऑप्शन बी गोदावरी नदी। ये भारत की सबसे लंबी
प्रायद्वीपीय नदी है। इसकी बात करें लंबाई की, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। इसका जो है लगभग 49% भाग, इसका 49% भाग कहाँ पे है, तो है महाराष्ट्र में। 49% भाग महाराष्ट्र में। 49% भाग कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसके बाद करें आंध्र प्रदेश में कितना है, तो ये 23%। 23% भाग कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। 23% भाग है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा इसके मध्य प्रदेश में कुछ भाग पड़ते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में कितना है इसका, 20%। 20% में कहाँ पे है, तो है मध्य प्रदेश में। इसकी इसे हम क्या कहते हैं, बृहद गंगा, यानी जो गोदावरी नदी है, इसको बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है इसको, या फिर दक्षिणी गंगा, इसका नाम है दक्षिणी गंगा। दक्षिणी गंगा। इसकी बात करें सहायक नदियां में, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी, सहायक नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी, रहेंगी प्राणहिता, क्या नाम है, प्राणहिता, पेनगंगा, पेनगंगा, उसके बाद है वर्धा, इस बात कहता है वेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, इसके अलावा कहता है इंद्रावती, और इसके अलावा कहता है मंजीरा, ठीक है, मंजीरा। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। ये झरिया जो कोयला क्षेत्र है, वो इनमें से किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में, या फिर छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड, यानी ऑप्शन सी, झारखंड। ये झरिया कोयला क्षेत्र है, वो झारखंड राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल में एक प्रसिद्ध है, उसका नाम क्या है, पश्चिम बंगाल में एक है रानीगंज क्षेत्र है। ये पश्चिम बंगाल में कहता है रानीगंज क्षेत्र। रानीगंज का क्षेत्र आता है, वो कोयला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बात करें उड़ीसा में, तो उड़ीसा का आता है तालचेर क्षेत्र। उड़ीसा का आता है तालचेर क्षेत्र। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में क्या आता है, कोरबा। छत्तीसगढ़ का आता है कोरबा। चलिए फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा पर्वत इटली में स्थित है। इनमें से कौन सा पर्वत है जो इटली में स्थित है। एपिनाइन, पेरनीज, या फिर इसे पेरिनीज भी कहा जाता है। पेरनीज या पेरिनीज, दिनारक, अल्पस, अल्पस और जूरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एपी9। ये जो एपी9 है, एपी9 पर्वत है, वो इटली में स्थित है। बाकी बात करें इसकी, ये पेरिनाज पर्वत की या फिर पेरिनीज की, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है। यानी फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है। फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है। और फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है। जो आल्प्स और जूरा है, ये कहाँ पे है, तो है स्विट्जरलैंड में। ये कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। ये जो दिनारिक आल्प्स है, ये कई देशों में है, जैसे कुछ इसके प्रसिद्ध हो गए हैं, जैसे अल्बानिया, क्या हो गया, अल्बानिया। इसके अलावा कहता है बोस्निया, कहता है बोस्निया, क्रोएशिया, बोस्निया, फिर आ गया क्रोएशिया। इसका होता है एक स्लोवेनिया करके आता है, स्लोवानिया। और इसके दो तीन नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विश्व की दूसरी सबसे गर्म तथा सबसे लंबी झील है। विश्व की दूसरी सबसे गर्म तथा सबसे लंबी झील कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी टंगानिका झील, यानी ऑप्शन है टंगानिका झील। बात करें इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई की हो जाएगी, इसकी लंबाई है 676 मीटर। और बात करें इसकी गहराई की, तो इसकी गहराई कितनी है, तो गहराई हो जाएगी 1470 मीटर।
या फिर 4823 फीट। 4823 फीट। बात करें बैकाल झील की, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 676 मीटर। और बात करें इसकी गहराई कितनी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी 1637 मीटर या फिर 5369 फीट। बात करें सुपीरियर झील, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 616 मीटर। 616 मीटर। बात करें इसकी गहराई की, तो ये 406 मीटर के आसपास गहरा है, जो कि फुट में इसको करेंगे तो हो जाएगा 1333 फीट। 1333 फीट। बात करें ग्रेट बियर झील की, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो है 373 मीटर। 373 मीटर। जैसे पूछे गहराई, तो इसकी गहराई जाएगी 446 मीटर। 446 मीटर। ये भी और फीट में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 1463 फीट। 1463 फीट। चलो फिर आज के लिए इतना ही।